जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो उस समय बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता था, उसमें उसी का जो है ना हल प्रश्न पत्र का जो कि 18/6/2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्न पत्र का पूर्ण व्याख्या के सहित हल हम लोग अब देख रहे हैं। याद रखिए, आपको अधिक से अधिक प्रश्न मॉक प्रश्न को लगाना है। और ये सिर्फ जो है ना बिहार दरोगा नहीं, आगामी जो जितना पुलिस का एग्ज़ाम है, पुलिस के साथ साथ में दारोगा का एग्ज़ाम है, और BPSC जो TRE 3 का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसी कारणवश जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, वो TRE 4 के लिए जो है ना, TRE 4 में यह काफ़ी उपयोगी होगा, इसका पूरा कंटेंट। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इसे देखिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। यानी यह क्रिया के संबंध में बात कर रहा है। क्रिया मतलब जिससे होने का भाव, क्रिया का मतलब क्या हो, जिससे होने का भाव व्यक्त होता है, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। कुछ ना कुछ आउटपुट दिखता है। जैसे वो हराम का पैसा खाना, मतलब पैसा थोड़ी खाता है, गलत हो गया ना। वह जूते खाता, जूता खाना थोड़ी है, वो तो इसे सेंस में है कि मजाकिया सेंस में इस्तेमाल किया जाए। कसम खाता, ये भी कुछ नहीं है। वह आम खाता हुआ है। क्रिया मतलब खाने का काम हो रहा है, क्या खा रहा है, तो आम खो रहा है, यह सही होगा, यह सही होगा। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होता है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खतरा उठाना, कि आगे आगे दौड़ना, कि पेड़ पर चढ़कर खेलना, कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसका ऑप्शन होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना ल्यूसेंट का हिंदी जो है, हिंदी जो आता है हिंदी, और लूसेंट का हिंदी आप लोग जरूर उसमें मुहावरा जो मुख्य रूप से आता है मुहावरा, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। और इसी में जो BPSC TRE वाले जो देख रहे हैं, TRE 4 वाले प्रश्न होता है, ये मत देखिए कि बिहार दरोगा में पूछा है या बिहार पुलिस में इसका पे स्केल 4200 है। क्वेश्चन है बिहार का प्रश्न, बिहार के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे स्किप मत करिए। आपको बिहार में जितना एग्जाम हुआ ना, सबको कंट्रोल करना है, बस आपका एग्जाम निकल जाएगा। सब प्रश्न पत्र को कंट्रोल करिए, निकल जाएगा। तो TRE 4 वाले भी जो उसमें जो लैंग्वेज पेपर पूछता है ना, अड़हता वाला लैंग्वेज पेपर हिंदी है ना, एक लैंग्वेज पेपर 1, तो ये और उसको आप लोगों को तैयार करना है। अड़हता में आपका काफ़ी काम दे देगा यह लूसेंट का हिंदी, उसमें ग्रामर सेक्शन पूरे लड़ जाएंगे। तो चालाकी का जवाब क्या हो जाएगा? चालाकी से देना। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या? अपना उल्लू सीधा करना मतलब दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, कि अपना काम खोजना, कि अपना काम निकालना, किसी अपना काम निकालना। काफ़ी प्रचलित यह मुहावरा है, इसलिए आप लोग भी जो है लूसेंट का जो है खास करके मुहावरा उसमें जितने हैं उस सबको आप एक बार याद कर लीजिए, तो यह एग्जाम में छूटेगा नहीं। याद रखिए, जिसका मैथ रीजनिंग कमजोर है, सीधी सी बात है, स्पष्ट बात करते हैं हम, मैथ जिसका कमजोर है ना, तो वह इस सेक्शन में, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में उसको मेहनत करना पड़ेगा। ये सच्चाई है। मेहनत करके इसके सब प्रश्न को छोड़िए नहीं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? संस्कृत में आकारांत शब्द जिसके अंदर में, जिसके पीछे में आकारांत लगा रहता है ना, वो हमेशा याद रखिए क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे है रमा, जैसे रमा, उसके बाद जैसे है संध्या, किसी का नाम है आकार लगा ना जी, उसके किसी का नाम है सत्या, आकार लगा है। जिसके लास्ट में आकार लगे वो हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना। हे राम यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको जो है इसमें आपको लूसेंट से पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ लेना है, लिंग पढ़ लेना एवं लिंग के प्रकार पढ़ लेना। इसको आप कंट्रोल कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। हे रमेश यहाँ, इस वाक्य में आपको इसमें भी लूसेंट से जो है ना यह कारक पढ़ लेना। फिर भी हम आपको बता देते हैं, एक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है, उसमें तो कुछ नहीं रहेगा तो कहीं पर ने लिखा होगा। दूसरा होता है कर्म कारक, उसमें कुछ नहीं रहेगा तो को लिखा होगा। तीसरा होता है करण कारक, उसमें कहीं बीच में से रहेगा, अगर से नहीं लिखा है तो के द्वारा लिखा रहेगा। उसके बाद संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, उसमें कहीं है, कहीं पे के लिए लिखा होगा बीच में। आपादान कारक है, आपादान कारक, उसमें से लिखा रहेगा, लेकिन करण में भी से है, इसमें से, लेकिन इसमें जुदाई का भाव होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता जुदा हो रहा है, तो जुदाई का भाव होगा, जुदाई का, तो याद रखेगा। उसके बाद संबंध कारक एक होता है, संबंध कारक, उसके कहीं ना कहीं वाक्य के बीच में का या के या की लिखा होगा। उसके बाद संबंध के बाद अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक, उसमें वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं में लिखा रहेगा या पर लिखा रहेगा। उसके बाद एक होता है संबोधन कारक, बोधन कारक, इसमें जो है वाक्य के बीच में हे लिखा रहेगा या अरे लिखा रहेगा, हे अरे। इस तरह से इसमें पूछ रहा है हे राम यहाँ आओ, हे लिखा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। तो हम आपको कहेंगे लूसेंट से आप कारक एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया का क्या होता है बहुवचन? चिड़िया का होता है चिड़िया। ठीक है ना, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। दही पुल्लिंग, दही जो है ना शब्द है, क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? देखिए इसके बीच में क्या लिखा है? इकारांत लिखा है, इका, देखा इकारांत है। इकारांत अक्सर, इकारांत अधिकतर, इकारांत शब्द जो है ना, जैसे आकारांत और इकारांत अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना, आकारांत तो स्त्रीलिंग होगा, इकारांत भी अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद को आप याद रखिए, जैसे दही है, जैसे है घी है, जैसे है मोती है, ये अपवाद रखिएगा, दही घी मोती। उसके बाद इस चीज़ को आप अपवाद में रखिएगा। यह क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है, इकारांत है लेकिन फिर भी क्या है? पुल्लिंग है।
साथ साथ में अगर वीडियो आप देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसका अभी बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं आया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इससे अच्छा कहीं डिजर्व करना है या अगर तैयारी करना है तो आप प्रश्न पत्र का लगातार अभ्यास करिए, लग जाइए, जुट जाइए। अगर बिहार दरोगा आपका एम है तो अधिक से अधिक प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। लगभग एग्जाम तक जो है हम आपको बताएं, अप टू डेट तक एग्जाम तक हम आपको सेट उपलब्ध कराएंगे। जल्दी आपको फुल लेंथ सेट पे ही हम लेते आएंगे, सेट देते रहेंगे। और जिनका टीआरई इस बार टीआरई थर्ड में किसी प्रकार से बीपीएससी में नहीं हो पाया, वो टीआरई 4 के लिए अभी से लग जाइए बीपीएससी में। पैटर्न तो सेम है, एग्जाम का सिलेबस ही सेम है। तो आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न का अभ्यास करिएगा तो आपकी गलती नहीं होगी और आप अच्छा अधिक से अधिक स्कोर करने में सफल हो जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समय कुछ नहीं है, तैयारी करते रहिए आप लगातार। गीता हाथ से मारती इस वाक्य में कौन कारक है? यानी से है। से मतलब हाथ से मारता है, हाथ से मारना, जुदाई का तो भाव नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा कारण है? करण कारक है। देखिए अभी तुरंत हम आपको बताएं, करण कारक में क्या होता है? से का भाव है करण कारक में, ठीक है ना। ये उसके बाद ये इसमें कौन सा कारक है? तो करण कारक है। अगला देखते हैं, फाइनल देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएटेड वर्ड्स। देखो ड्यू टू मतलब ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। ड्यू टू मतलब हैवी काफ़ी ज़्यादा है कि जब कम वर्षा हुई। ड्यू टू एसकेंटी मतलब कम वर्षा होने के कारण, मतलब दे हैड टू प्रोवाइडेड जो है ना वो किया जा चुका था, वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जा चुका। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, फाइंड द मीनिंग ऑफ आइडियम्स फ्रेज। ये जो है ना हम आपको एक बुक और रिकमेंड कर रहे हैं। आप जो है एक नीतू मैम का बुक आता है, नीतू मैम का, इस एसएससी के लिए आता है। एक प्लिंथ टू पारामाउंट, प्लिंथ टू पारामाउंट करके हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक रिकमेंड कर रहे हैं। आपको मन है तो पढ़िए, नहीं मन हो तो नहीं पढ़िए। उसमें जो है जितना आइडियम्स है ना, आइडियम्स फ्रेज है, आप फ्रेज है जितना आइडियम्स फ्रेज है उसको याद कर लीजिए। करीबन 500 आइडियम्स फ्रेज है, उसको याद कर लीजिएगा तो लगभग वही रिपीट करते रहता है एग्जाम में, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिनका मैथ कमजोर है, सीधी सी बात है, उनको इंग्लिश और हिंदी पे रट्टा मार के पकड़ बना लेना है, रिजल्ट नहीं रुकेगा, याद रखिए। और साथ साथ में मैथ को भी कमजोर नहीं, मैथ को भी तैयार कर लीजिए। मेंस का खेल मैथ पे चलेगा, याद रखिएगा। इसलिए मैथ को भी पकड़ बनाकर, मैथ में ही पकड़ बना के रखिए। यहाँ कहता है डू नॉट एड फ्यूल ऑन द फायर, मतलब फायर में नहीं कहा जाता है वो फ्यूल ईंधन मत डालो, मतलब क्रिएट प्रॉब्लम, एग्रावेट ट्रबल, मतलब क्रिएट प्रॉब्लम को मत बढ़ाओ, एग्रावेट ट्रबल को ज़्यादा एग्रावेट करना, विस्तार करना, ट्रबल को मतलब समस्या को ज़्यादा विस्तारित मत करो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए एट डिस्टेंस, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग कहेंगे आप जो है आइडियम्स फ्रेज, आइडियम्स या फ्रेज और साथ साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो है ना आप प्लिंथ टू पारामाउंट नीतू मैम का किताब आता है, NIT नीतू मैम का ये किताब है, SSC के लिए आता है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए यहाँ से। आइडियम्स फ्रेज और वन वर्ड्स यहीं से देखने के लिए मिलेंगे और आइडियम्स फ्रेज भी यहीं से देखने के लिए मिलेगा। अगला देखते हैं, स्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक प्रकार से पैराबल कहा जाता है। अगला, माई फादर स्ट्रेंड एवरी नेबर टू एनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, मतलब लाइफ में सेटल होने के लिए पिताजी जो कह रहे हैं, मतलब उसका जो आंसर हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करके अपने आप को सेटल करना। मेलियंस इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड, क्या ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए? तो इल विल हो जाएगा। हम फिर आपको कहते हैं कि जिनका मैथ और रीजनिंग कमजोर है वो हिंदी और इंग्लिश पे पकड़ बना के रखिएगा, हम पहले बोल रहे हैं। इसके लिए अधिक से अधिक अभ्यास करिए, अब कुछ असंभव नहीं है। इस बार दरोगा लास्ट ईयर रहेगा, BPSC TRE 4 भी मान के चलिए, अभी जो वैकेंसी आएगी अपने आप को तैयार रखिएगा, हम पहले ही आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और जो बिहार पुलिस का फिर रिजल्ट आना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लग जाइए, भिड़ जाइए तैयारी में। अगला देखते हैं, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उनसे आप साइनो एंटो रटिए, नहीं, साइनो एंटो रटने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 पूछेगा, इसके लिए उतना ज़्यादा समय उधर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वहाँ से आइडियम्स फ्रेज और वन वर्ड ये रख लीजिए, इसी में आपका ये कवर हो जाएगा। एक ये जो है ना साइनोनी एंटोनी अपोजिट वर्ड में पूछ रहा है, मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, वो कवर हो जाएगा यहीं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इम्प्लीकेट मतलब एक तरह से लागू, इम्प्लीकेट लागू करना। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्सोनिडेट, मतलब एक तरह से हटाना। एक्स लगा रूट वर्ड, यही मतलब हटा दिया, रिमूव कर दिया उसको। देखिए, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है कि किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है, छोटा किसान कहा गया। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उसको जो है छोटे किसान कहा गया। जिससे 1 हेक्टेयर के पास से कम भूमि है उसे सीमांत किसान कहा गया, सीमांत किसान कहा गया है उसको। जिसके पास उससे ज़्यादा है उसे बृहत किसान कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। करंट से संबंधित प्रश्न है ये। 1854 से लेकर के 1856 में क्रीमियम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा था? यह क्रीमियम का जो युद्ध लड़ा गया था मुख्य रूप से USA और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। इसमें मुख्य रूप से जो है ना तुर्की के तरफ से फ्रांस
और इंग्लैंड, तुर्की की तरफ से फ्रांस और इंग्लैंड ने युद्ध में भाग लिया था। और युद्ध का अंत अगर कहा जाए तो युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि से। किसकी संधि से? पेरिस की संधि के तहत युद्ध का अंत हुआ था। कब? 30 मार्च 1856 को। तो याद रखेगा यूएसए और इंग्लैंड। हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में एक एसपीडी जीके करके वीडियो उपलब्ध है। हम आपसे फिर एक बार कॉल जोड़ी जितना हमरा जितना दीदी जी और सर जी भी बने वाला जे सब छो वहूँ ई नहीं सोचो कि बिहार दरोगा के एग्जाम है। हम उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है एसपीडी जी के 6 घंटे का वीडियो है, 2 के रफ्तार में 2-3 बार देख लीजिए। जीएस अच्छा आपका हो जाएगा। और साथ साथ में हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी का, खास करके एनसीईआरटी में जितना प्रश्न पूछा गया ना उसका हम कुछ सीरीज लाएंगे जल्दी, उसको भी आप अपडेट करेंगे। हो सकता है इसको अल्टरनेट दे पे रख करके फुल लेंथ वाला उसको लाएंगे, तो उसे भी देखने के लिए आप नहीं भूलिएगा। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। हम पहले बोल रहे हैं, समय आप वेस्ट कर रहे हैं। अधिक से अधिक प्रश्न का अभ्यास करिए। आप ऑफलाइन भी एगो सेट खरीद लीजिए, उसको भी तैयार करिए। ऑनलाइन जो कराना है उसको तैयार करिए, रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध जो है ना वह किसकी चित्रकारी है? लास्ट सफ़र यह है लिनार्डो द विंची साहब की, ये लास्ट सफ़र है। तो इसके लिए हम आपको कहेंगे लूसेंट या क्राउन जो किताब है उसका एक विविध चैप्टर है, उसमें पुस्तक और उसके लेखक हैं, पुस्तक और उसके लेखक हैं। ये भारतीय का भी है और विश्व का भी है, तो उसको आप रट्टा मार दीजिए, कम बन जाएगा आपका। अगला, वराहमिहिर थे क्या? वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। प्रश्न लगातार रिपीट कर रहा है और ये किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, यह चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उसके नवरत्नों में से एक थे। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? मतलब स्वगत भाषी कहलाता है, इसको स्वगत भाषी कहते हैं। अगला, विदेश घाटी बनती है किस प्रकार से? ये जो ये घाटी बनती है उसको मुख्य रूप, यह जो है ना 2 भ्रंशों के बीच इस प्रकार की विदेश घाटी बनती है। यह होता है क्या? 2 भ्रंशों के बीच एगो रेखा रहती है, बैलेंसिंग जोन कहते हैं। ये रेखा नीचे धंस जाता है, नीचे धंसने के कारण जो पृथ्वी जो भूखंड का टुकड़ा है ना, तो टुकड़ा में क्या हो जाता है? एक तरह से ये खिसकता है विपरीत दिशा में। यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पे काम करता है, जिस कारण से जो है ना एक दर्रा टाइप का बन जाता है, गहरी लंबी, एक तरह से लंबी टाइप का एकदम बड़ा सा, या संकरी या गहरी, इस प्रकार की घाटी का निर्माण हो जाता है वहाँ पे। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील का नाम क्या है? वह झील का नाम है नासेर झील है। याद रखिएगा, यह जो है ना असवान बांध किस नदी पर है? यह नील नदी पर है। याद रखिएगा, अफ्रीका में है। और किस प्रकार की झील है? यह कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है एक प्रकार से। और इसका नाम जो है ना अब्देल नासेर पर रखा गया है, अब्देल नासेर साहब के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। और क्योंकि वह जब मिस्र के क्रांति हुआ था 1952 ईस्वी में, मिस्र की क्रांति में उनमें प्रमुख नेता थे, इसलिए बांध डैम का नाम भी नासिर डैम रख दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यह जो है ना यह उस समय के अनुसार से 31 है, लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए, वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं टोटल मिलाकर के, मुख्य न्यायाधीश समेत। अगर कहा जाए, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा मूलतः मतलब प्रारंभ में कितने न्यायाधीश थे, तो 7 + 1 मुख्य न्यायाधीश, मतलब कुल कितने थे? कुल 8। मूलतः प्रारंभ में, वर्तमान में है 34। याद रखिए। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगृह। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। आप भी इसके साथ साथ आंसर देते रहिए। तो यह मुख्य रूप से बिंदुसार जो है ना मौर्य वंश की जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार का इसका पुत्र कौन सा था? तो इसके 3 पुत्र हुए थे, जिसमें था सुसीम था, अशोक था और तिस्या। इसमें महानतम पुत्र अशोक हुआ, जिन्होंने धम्म की स्थापना किया था। 13वें शिलालेख, मतलब हृदय परिवर्तन वगैरह सब हो गया था, युद्ध नहीं करेगा, मतलब तक्षशिला अशांति फैली थी, वहाँ तक्षशिला में अशांति फैली थी, इसलिए वहाँ पे किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने, किसी नदी घाटी का जो चौड़ा होता है ना, किसके कारण से होता है? तो यह होता है पार्श्विक अपरदन, मतलब भू अक्षरण के कारण होता है। यह तब तक अपनी घाटी चौड़ी करती है तब तक रहता है, तब तक चौड़ा होते रहता है उसका घाटी, जब तक जल का जो प्रवाह है ना वह कंटिन्यू अस्थायी तो नहीं होगा, कंटिन्यू बहेगा यहाँ से तो नहीं होगा, नहीं तो रास्ता में जो आएगा जल उसको समेट देगा तराक से। अगला प्रश्न देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? यह कंचनजंगा जो है मुख्य रूप से सिक्किम में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ना देश का, याद रखिएगा, पहला मिश्रित विरासत है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। मिश्रित विरासत है जिसे यूनेस्को में शामिल किया। मिश्रित विरासत का मतलब क्या है? यहाँ पर हिम तेंदुआ मुख्य रूप से, और हिमालयी ताहड़ और बहुत सारी वनस्पतियाँ संयुक्त रूप से यहाँ पर विरासत स्थल के रूप में पाया जाता है। भारत का जैव मंडल या
जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। याद देवी देवता सब उत्तराखंड में है। नंदा देवी में और क्या है उसके उत्तराखंड में? फूलों की घाटी, याद रखिए यह भी यही है। उसके बाद एगो याद रखिएगा इलम सोयम वन भी उत्तराखंड में ही है। और अगर यहाँ पे इसमें यूनेस्को या जीव मंडल जो नंदा देवी है ना, नंदा देवी, इसमें मुख्य रूप से हिम तेंदुआ अगर पूछेगा, हिम तेंदुआ, यहाँ पे हिम तेंदुआ भी होते हैं। हिमालयी काले भालू भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मरु क्षेत्र में कैसे थे? हमेशा मृदा अपरदन को पेड़ लगाकर वन रोपण करके रोका जा सकता है। मरु का अर्थ मरुस्थल मत समझ लीजिएगा। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी? यह मुख्य रूप से डिगबोई, असम में। स्थापना कब हुआ था? 1901। एनसीईआरटी में यह डेट का जिक्र है, 1901, याद रखिएगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक असम से ही खनिज तेल निकाला जाता था, जब तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक। उसके बाद फिर विकास होते गया। मशीन टूल एक उदाहरण डैश वस्तुओं का है? मशीन टूल जो है ना, एक प्रकार से पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। इसमें वस्तु तैयार माल नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग माल को निर्मित करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। गंधार शैली मिश्रित है किसके? आप ये क्विज फॉर्मेट में है, आप इसका जवाब देते चलिए। अगर पहली बार आप नहीं तो वीडियो को देख लीजिए, दूसरी बार या स्पीड में इसका जवाब दीजिए, तो आपका यह क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आधा घंटा के अंदर लगभग आपका, या 40 मिनट के अंदर लगभग जो 100 क्वेश्चन के साथ में 3-4 पॉइंट बताते हैं, यानी लगभग 300 से 400 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो यह जो है कंटिन्यू आप इसे देखिए, अपने दोस्तों को, अपने जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप जरूर निश्चित रूप से शेयर करिए। खास करके जो पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पहले, और बीपीएससी जो टीआरई 4 देने वाले हैं, हल्के में मत लीजिए, इसको तैयारी करते चाहिए। दिशा निर्देशन में लड़कों का, स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। हम आपको टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलिकों का यह मिश्रण है गंधार कला। और अगर हम गंधार कला की जो है ना, गंधार कला मुख्य रूप से विशुद्ध बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुख्य रूप से तक्षशिला में, आपका कपिशा में, और उसके बाद पुष्कलावती में और बमियान आदि इटीसी, ये सभी प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गवां डैश राज्य का एक प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध वजीर और वकील था? महमूद गवां मुख्य रूप से जो था ना, यह महमूद गवां, यह मुख्य रूप से बहमनी साम्राज्य का था, याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य में के शासक, एक शासक था बहमनी साम्राज्य का, वह था हुमायूं जालिम शाह था। और इसकी प्रतिभा से, महमूद गवां की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उसने उसे अपने सेवा में रख लिया था। अब बाद में ही महमूद तृतीय के शासनकाल में उसे वजीर यानी प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। अगला, गृहपतियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक कौन सा है? तो औसत कीमत को जो मापता है वह जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, यह इकोनॉमिक्स है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना, लूसेंट या क्राउन में जो इकोनॉमिक्स दिया गया है उसको आप लोग मुख्य रूप से पढ़ लीजिए, वह आपके लिए काफी उपयोगी होगा। यह लास्ट सेक्शन से ये प्रश्न को पिकअप किया गया है, तो यह पढ़ लीजिए, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। उसमें इकोनॉमिक्स का लगभग 40 से 50 पेज के अराउंड में है, उसको पढ़ लीजिए। इसमें अगर आप हमसे कहिएगा तो हम कहेंगे आप पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए एक, और दूसरा है कृषि पढ़ लीजिए। और कृषि पढ़ने के बाद पंचवर्षीय योजना और कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो परिभाषा दिया गया ना, उस परिभाषा को आप कंट्रोल करके रखिए, बस हो जाएगा। अल्पाधिकार में होते हैं एक विक्रेता, कुछ विक्रेता, दो विक्रेता, तीन विक्रेता। अल्पाधिकार की बात कर रहा है ना, इसमें दो या दो से अधिक मतलब 3-4, ज़्यादा नहीं, कुछ ही ज़्यादा, कुछ विक्रेताओं की वस्तुएं मतलब समान होती है, उसे जहाँ पे कुछ ही विक्रेता होंगे, एक आध विक्रेता, उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहेंगे, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है व्यय विधि द्वारा, उत्पाद और आय विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा, आय विधि द्वारा। इसमें उत्पाद और आय विधि दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत क्या होती है? सदा बढ़ती है, सदा अस्थिर रहती है, सदा गिरती है, सदा स्थिर और नियत रहती है। अल्पकाल में फिक्स पूंजी रहता है, सदा स्थिर और नियत रहती है। फासिज्म विश्वास करता है खंडित अनेक दलों की प्रणाली में, प्रबल अनेक दलों की प्रणाली में, एक दल की प्रणाली में, दो दल की प्रणाली में। फासिज्म मुख्य रूप से एक दल की प्रणाली में प्रभावित करता है। और फासिज्म का अगर जनक कहा जाए ना, इसके जनक है मुसोलिनी को इसका जनक माना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है, तो वित्त आयोग तो है 280 में
इसका जिक्र है, संघ लोक सेवा आयोग भी है 315 से 323 में इसका जिक्र है, और चुनाव आयोग 324 में अनुच्छेद में जिक्र है, और कर्मचारी आयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। और बता देते हैं इस तरह का जैसे नहीं वाला है तो गोला मारिए और अपने आप को कंट्रोल करिए। इस तरह के अगर 2-4-5 क्वेश्चन गलत हुए तो समझिए कि आप आउट है। इसी तरह के प्रश्न मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आते ही सतर्क आइए, इसमें हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था द अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने चलाया था। और वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो यह अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था अगर, लेकिन पहला संस्थापक अल्मेडा था, याद रखिएगा। विलियम बेटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधार या उपाय लागू नहीं किया था? यह दास्ता का अंत नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण इत्यादि। विलियम बेटिंग का कार्यकाल अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है ना 1928 में, लॉर्ड विलियम बेटिंग आपका 1828 में लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर के आया था। और 1929 में जो है ना सती प्रथा को अवैध ठहराया था, सती प्रथा को अवैध। ये प्रश्न पूछता है, एनसीईआरटी प्रश्न है, सती प्रथा को अवैध किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसके सहयोग? राजा राम मोहन राय। कब? 1929। यह भारत गवर्नर कब बना था? 1928 में भारत का गवर्नर बन करके आया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? देखिए कुछ प्रश्न आते हैं मॉडरेट लेवल, थोड़ा सा लेवल ऊपर करेगा, तो परेशान नहीं होना, छोटा मोटा प्रश्न को खाली गलती नहीं होने दीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यह मुख्य रूप से हो जाएगा, यह जो है ना थॉमस पेन ने उपनिवेशी लोगों को स्वतंत्रता लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम के लिए उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? तो ये इसमें हो जाएगा सामान्य बुद्धि। तो इसमें मुख्य 1776 में मुख्य रूप से अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। और एगो लेख है कॉमन सेंस, इनका लेख काफ़ी प्रचलित है। अगला, कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? पर्णपाती से नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है अलर्ट। हम एक बात कहेंगे, जैसे नहीं वाला प्रश्न आए तो वहाँ पे आपको हो जाना है अलर्ट। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो देवदार नहीं है। देखा, जल उपलब्धता के आधार पर जो है ना, जल उपलब्धता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग हैं, और दो भाग में पहला भाग है आर्द्र पर्णपाती वन का। इसमें मुख्य रूप से सागवान आ जाता है, साल आ जाता है और शीशम आ जाता है आर्द्र में। और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन का। इसमें आ जाता है पलाश, उसके बाद अमलतास और बेल, अमलतास और बेल, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछना, इनमें से कौन सा? पर्णपाती वृक्ष में नहीं है, पर्णपाती में नहीं, तो देवदार नहीं है, चंदन है, सागौन, साल सब है। तटीय मैदानों के उत्तर भारत मैदानों में उत्कृष्ट मृदा, उत्तर भारत में पूछ रहा है, उत्तर भारत में जो उत्कृष्ट मृदा है वह जलोढ़ प्रकार की मृदा उत्तर भारत में पाई जाती है, क्योंकि अधिकांश हिमालयी नदियों के कारण यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर उत्तर भारत में मुख्य रूप से गन्ना हो गया, धान हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया और सब्जियां इसकी यहाँ पे खेती एकदम प्रचुर होती है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल, बाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो इस चट्टान को कहते हैं जलभर, कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर, जलभृत कहते हैं। मतलब धरातल जो होता है ना, धरातल के नीचे में एक चट्टान पाया जाता है जहाँ पर कि वाटर स्टोर रहता है, और इसी को जो है ना, यही चट्टान यहीं पर भूजल मुख्य रूप से एकत्रित होता है। अगला, परमार्शदात्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तथ्य प्रश्न देता है और उसे भेजा जाता है कब? अब जब राष्ट्रपति भेजता है तब। किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत दो मामलों में राष्ट्रपति सलाह मांगता है, याद रखिएगा, दो मामला। इसमें पहला मामला है सार्वजनिक मामला में है, पहला मामला है सार्वजनिक मामला, और दूसरा मामला किसी अगर पूर्व में कोई संवैधानिक संधि समझौता या प्रस्ताव इस तरह का हुआ है तो उस पर जो है ना दो मामलों में सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से। धन विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है, ठीक है ना। 110 में है। लेकिन कोई भी लोकसभा जो है ना, लोकसभा धन विधेयक में राज्यसभा अगर कहेगा कि ये सुधार करिए, ये ऐसे करिए, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिफारिशों को बाध्य नहीं है राज्यसभा के सिफारिश को, इसलिए लोकसभा पर ही निर्णय रहता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कितने? तो संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं और परिषद के सभी सदस्य की आपके संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं, वल्ली विधानसभा, परिषद नहीं रहता, याद रखिए, संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। राष्ट्रपति में जो
जो होता है ना, तो याद रखिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों प्लस विधानसभा, राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित हुए, याद रखें निर्वाचित, मनोनीत निर्वाचित, जो जनता जिसको चुना है वो सदस्य भाग लेते हैं। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? बाल दिवस है नेहरू साहब का, गांधी जयंती तो ये है, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का। इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव का खोज जो है ना सीवी रमन साहब ने किया था, जिसे 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 भी याद, जो हम डिस्कशन करा रहे हैं ना उसको लाइट में मत लीजिएगा, उसको तैयार करते जाइएगा। बता रहे हैं ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा है और पूछने की संभावना है। अधिक से अधिक जब तक आप इस तरह का वीडियो नहीं देखिएगा, कंटेंट प्रश्नों का नहीं देखिएगा, अभ्यास नहीं करिएगा, तो कंफ्यूजन नहीं दूर होगा। नहीं तो जानते हुए प्रश्न पे आपके मन में कंफ्यूजन होगा और गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। हम लुसेंट या क्राउन में जो है ना राज्य, राजधानी एवं मुद्रा, इसको आप लोग याद कर जाइए। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में जो है ना सार्वजनिक या सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और 2 रुपये हो गया, इससे लेकर के 2000 इस तक के नोट जो है मुख्य रूप से आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और इस पे जो है आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास साहब हैं, शक्तिकांत दास साहब, ये 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा। और वित्त मंत्रालय के सचिव पूछेगा का हस्ताक्षर रहता है 1 रुपये के नोट पर, याद रखिएगा। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है। अगर पूछ लेगा वर्तमान में कौन है तो याद रखिएगा तुहिनकांत पांडे हैं, याद रखिएगा। इस तरह का हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। अगर पूछ ले वित्त मंत्रालय के सचिव वर्तमान में कौन है तो करंट में, तो फंस जाइएगा यहाँ पे। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शताब्दी वर्षियों को संबोधित करता है? तो यह मुख्य रूप से नेहरू साहब के शताब्दी वर्ष को संबोधित करता है। यह कब शुरू किया गया था? यह 1988 में इसका परिचालन शुरू किया गया था। कहाँ से? नई दिल्ली से झांसी तक। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सा नहीं है जी? तो रबी फसल मुख्य रूप से चावल नहीं है। तो रबी फसल कब? अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। याद रखिएगा, वो ट्रिक बता देते हैं। रबी को आगे जो माना सो बोया काटा, याद रखिएगा। रबी है, आगे मतलब आलू, याद रखिएगा, गेहूं, जौ, उसके बाद मक्का, एक तरह से चना मतलब चना, सौ मतलब सोयाबीन, बोया काटा, याद रखिए। ये सब इसी के अंतर्गत में आ जाता है। अगला देखते हैं, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कोलकाता और दिल्ली NH2 के द्वारा जुड़े होते हैं। या लुसेंट में यह चीज़ दिया है, क्राउन में, तो विविध में आपका ये तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से तैयार हो जाएगा। याद नहीं तो एक छोटा ट्रिक हम बनाए हैं, दीपा को दी आम, याद रखिएगा। दीपा मतलब उसके बाद NH1 है ना, NH1 मतलब दिल्ली से लेकर के और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है NH1 जाता है। कोदी कलकत्ता और दिल्ली NH2, आम मतलब आगरा और मुंबई के बीच में जो है ना NH3 जाता है। तो NH2 कोदी मतलब कलकत्ता और दिल्ली NH2 हो जाएगा। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? सबसे सूखा मुख्य रूप से कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र सबसे सूखा कहलाता है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है ना वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आप इसके साथ साथ में जवाब देते चलिए। और पेट्रोलियम मुख्य रूप से टर्शियरी युग के जो चट्टान है ना, कि अवसादी चट्टान, किस प्रकार के? अवसादी चट्टान, टर्शियरी युग के अवसादी चट्टान में पाया जाता है, याद रखेगा। और इसको खनन किसके द्वारा? ONGC के द्वारा किया जाता है। और ONGC का स्थापना कब है? 1956 में किया गया। अगला, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की बात करें तो 1957 में किया गया था। और इसी तरीके से अगर RBI की स्थापना पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, याद रखिएगा, 1957 को। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य होता है? विनिमय मूल्य केवल होता है किसका? वह होता है हीरा का। विनिमय मतलब घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी घरेलू मुद्रा की एक इकाई है, याद रखिएगा। अगला, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो यह करेंट से संबंधित है, इसको आप लोग 24.62% है, यह भौगोलिक वन क्षेत्र भूमि है। अगला, स्तंभ तना प्रायः होता है क्या?
यह होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। अब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब होता है मतलब सूर्य के प्रकाश की दिशा में यह वृद्धि करता है। अगला शब्द जो है ना इंसोलेशन, मतलब आपतन का अर्थ क्या होता है? इंसोलेशन, आपतन पूछ रहा है तो आपतन इंसोलेशन होता है ना आने वाली सौर विकिरण। इंसोलेशन को हम लोग कहते हैं आने वाली सौर विकिरण को इंसोलेशन, आपतन उसी को कहा जाता है। और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा लगातार उत्सर्जित होती है जिसे सौर विकिरण या सूर्य ताप भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है। टेरा रोसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाल भूभाग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी लाल भूभाग क्षेत्र, इसको टेरा रोसा को कहा जाता है। लाल, जिसे लाल मिट्टी भी कहते हैं। इसमें चूना हो गया, लोहा हो गया एवं क्ले की इसकी प्रधानता होती है। चूना, लोहा और क्ले की एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो इसमें मुख्य रूप से होता है ना केवल संवेग सुरक्षित होता है, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता मापने का उपकरण कौन सा है? तो मुख्य रूप से दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर में मापते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार लिवरपूल मतलब वैज्ञानिक लिवरपूल के डिकास ने किया था। लिवरपूल के डिकास ने किया था। अगला, एक पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है किसका बराबर रखता है? तो वह जो है एक के बराबर तो नहीं, मतलब एक से अधिक रखता है, एक दो के बीच में इस तरह से वह गियर के अनुपात को रखता है। क्यों रखता है? एक के बराबर या उससे अधिक, मतलब एक से अधिक नहीं, सॉरी, एक के या तो बराबर रखे या तो एक पे लेके चलिए, एक से एक दूर रखेगा, यही रखता है। तो इसलिए रखता है ताकि वाहन का जो है ना वह इंजन या बंद ना हो, बंद नहीं हो, यही कारण है। अगर इंजन बंद हो जाएगा, चलाना है तो पीछे आने की संभावना हो जाएगा। इसीलिए तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को श्रृंखला बंधन कहते हैं। आप भी इसके साथ जवाब देते चलिए। तारे मुख्य रूप से होते हैं ना वह स्वयं से प्रकाशित होते हैं, स्वयं से प्रकाशित होते हैं तारे। और यह किसके बने होते हैं? यह गैसों से मिलकर के तारे बने होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बांध कर रखता है स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो वो होता है अर्गोलिथमिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसको कहा जाता है। तो आप लूसेंट या क्राउन में जो कंप्यूटर दिया गया है ना उसको पूरा याद कर लीजिए, यह काफ़ी उपयोगी होगा। MCB जो होता है ना, MCB जो लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट में विद्युत पूर्ति को काट देता का काम किस पर आधारित है? वह धारा के चुंबकीय प्रभाव से। धारा के MCB एक प्रकार का एक तरह से फ्यूज होता है। तो MCB जो होता है इसको कहते हैं मेनिएचर, उसके बाद सर्किट बैरियर, C मतलब होता है सर्किट बैरियर, मेनिएचर सर्किट, उसके बाद ब्रेकर, मेनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो यह नहीं, तो ब्रेकर मतलब टूटना। एक तरह से विद्युत जब एक प्रभाव में होता है ना, जब से वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही अपने आप बंद हो जाता है, MCB डाउन हो जाता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है, मतलब ये चर त्वरण होता है, याद रखिएगा। और त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि? सदिश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला देखते हैं। डैश काम का की वह मात्रा है जो प्रति एकक समय में कर सकता है। काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है वह होता है क्या होता है? संवेग का प्रभाव। यंत्र होना चाहिए, यंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है वह होता है संवेग का प्रभाव होता है। सह संयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड की कार्बन टेट्राक्लोराइड की पोटेशियम क्लोराइड? इसमें होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी से ये बंध बने होते हैं, याद रखिएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। जितना अम्ल चाहे HCl ले तो H पाया जाता है हाइड्रोजन, H2SO4 ले तो हाइड्रोजन है, HNO3 ले तो भी हाइड्रोजन है, ये सारे उसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं, TC। उसके बाद टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, क्यों? क्योंकि गैसों को अवशोषण करने, शीशी को गर्म करने, बैक्टीरिया को मारने के, नमी को सूखने, या मुख्य रूप से नमी को सूखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं क्या? उदासीन ऑक्साइड है, उभयधर्मी है, अम्ल ऑक्साइड है कि क्षारीय ऑक्साइड है? तो ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं ना यह स्वाभाविक रूप से उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब जैसे उभयधर्मी होते हैं। और उसके बाद अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब दोनों की भांति कार्य करता है? गलत है। पित्त अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा से HCl इतना होता है क्षारीय? पित्त, यही कथन गलत है। अम्लीय नहीं, पित्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? हम याद रखें वो जितना आएगा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, समवेग, आवेग, बला, घूर्णन, जिसमें वो शब्द आएगा ना 90% वह सदिश होता है, याद रखिएगा। उसके बाद चार जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? गैसों में जलता हुआ
कागज़ डाल के, गैसों में जलता हुआ मैग्नीशियम, कि चूने के पानी, उपरोक्त में से किसी से नहीं, इस सब में से किसी से भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है वह किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। इसलिए आवर्त सारणी में इसे प्रथम स्थान पर रखा जाता है। इसका स्थान प्रथम है। और इसके समस्थानिक ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम यह पूछेगा किसके? ड्यूटेरियम है, ट्राइटीरियम है, उसके बाद ड्यूटेरियम, ट्राइटीरियम, ये सब है जल के समस्थानिक होते हैं, मतलब एक तरह से। और ड्यूटेरियम से मुख्य रूप से भारी जल का निर्माण किया जाता है। दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है दांतों एवं हड्डियों में, याद रखिएगा। अगला, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से, द्रव जो होता है ना, कोई भी जैसे पानी वगैरह ऊंचाई से निचाई की तरफ आता है, प्रवाहित होते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर, अगर कोई द्रव है उसको ग्लास में रखते हैं ना तो वह ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह मुख्य रूप से जो होता है वह कौन सा है? तो द्रव हीलियम होता है। हीलियम की प्रकृति ऐसी होती है, इसीलिए गुब्बारे में इसको भरा जाता है, ताकि वह ऊपर जाता है तो गुब्बारा ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है, उड़ने लगता है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है। ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस जो है ना, ब्रह्मोस आपका एक सतह से सतह मार करने वाला यह एक मिसाइल है। अगला, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? पेरिफेरा, सिलेंटेटा, एनेलिटा, ऑर्थोपोडा, यह ऑर्थोपोडा से संबंधित है। हमारे प्लेलिस्ट में जो है क्विज सीरीज कंटिन्यू करके वीडियो ये चीज़ है, तो आप लोग निश्चित रूप से उसे देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने दिया? तो गैमीट की शुद्धता मुख्य रूप से मटर से संबंधित है, और आप सबको पता है मटर का नियम किसने दिया था? जॉन मेंडल साहब ने दिया था। तो गैमीट की शुद्धता का नियम किसके द्वारा दिया था? मेंडल साहब। इसमें क्या होता है? दो विपरीत लक्षणों वाले जो है ना, दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल से एक ही जाति के दो पौधे या दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। रेडियो धर्मीयता की खोज किसने किया? तो रेडियो धर्मीयता की खोज हेनरी बेकुरल साहब ने किया था। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की कौन सा गैस अवशोषण करते हैं? तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से हम आपको एनसीईआरटी साइंस में 6th का और 7th का, 8th का और 9th का और 10th का इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, साइंस से रिलेटेड, और सोशल साइंस का भी। और इसको कंट्रोल कर लीजिएगा तो एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से रहते हैं। हुआ है कि मास्टर ही पढ़ा रहा है, वो सब भी कट कॉपी वही कर रहा है, वहाँ का कलेक्शन करके टाइपिंग करा करके वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम जितने संभावित प्रश्न बनेंगे हम आपको डिटेल में करा देंगे, उसे आप कर लीजिए। और ये आपका जो बीपीएससी टीआरई वाले के लिए ये काफ़ी रामबान होगा। जो बीपीएससी टीआरई 4 दीजिएगा ना, उसके लिए 6, 7 और 9, 10th वालों के लिए भी काम दे देगा। और ये कंबाइन पैक कर लीजिएगा तो गलती साइंस में एक भी प्रश्न नहीं होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, कि पौधों की जड़ों से इसकी पत्ती तक पानी का ऊपर उठना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। अगला, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक मुख्य रूप से यह ओजोन मंडल को हानि, किसको? ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि उसकी घनता उच्च होती है, वह धातु है। प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात कम होता है। तो यहाँ प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होने के कारण यह लचीला हो जाता है, याद रखिएगा। एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना में कार धारण करेगी क्या? तो यह दोनों चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो धारण क्या करेगा? अधिक गतिज ऊर्जा, मतलब जिसका मास अधिक होगा, मतलब द्रव्यमान अधिक होगा। स्वाभाविक ट्रक का द्रव्यमान अधिक है तो स्वाभाविक उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, तो अधिक गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ये जो जितना अधिक ये होगा तो वो बढ़ते जाएगा, याद रखिएगा, हमेशा ये होता है। अब चलिए मैथ सेक्शन को देखते हैं, तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और मैथ का अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, समझे ना। मैथ का सीरीज सेट लाएंगे आपके लिए, वो 10 क्वेश्चन का ही सेट सही, लेकिन एनसीईआरटी का ही जितना एनसीईआरटी में पूछा गया ना मैथ वही सब लाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। ये मान लीजिए कि महिलाओं की संख्या, या प्रश्न देखते हैं, तो महिलाओं की संख्या आप x मान लीजिए, तो 5000 टोटल है ना, 5000 में x घटा दीजिए। महिलाओं की संख्या 15%, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़े तो पुरुष, महिला माने हैं क्या? महिला माने x, तो पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 5000 में x घटा दीजिए, 10% बढ़ा है 110/100 जोड़ महिला कितना है, क्योंकि टोटल आबादी है ना, कुल है तो जुटेगा ना, कुल मतलब जोड़ होता है का। और पुरुष की आबादी, महिला का आबादी कितना, एक इसमें 15% पड़ता है, तो 115/100 बराबर कितना है? 5600। यही है ना जी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला, इतना तो उम्मीद करिए सकते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है रूट का अंडर है ना, √5 + 1 बटे √5 - 1 है। तो इसको आप ऐसा करिए, √5 + 1 से ही और बटे √5 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जब आप इसको गुना करिएगा ना
तो आपका ये कितना होगा, √5 + 1 का होल, मतलब कंप्लीट पे चलेगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाइएगा तो इसका जो मतलब √5 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, कंप्लीट रूट है ना। यहाँ a + b a - b फॉर्म था, a² - b² है, तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी, तो यानी का कितना हो जाएगा 5 - 1 कितना होगा 4, 4 पर यानी क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा जी। √5 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो यानी 5 + 1 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 5 प्लस रूट तो रूट ही रहेगा, √5 + 1/2 होगा। और इसको इसी वैल्यू को जब आप x का मान x² + x - 2 इस पर पुट करिएगा तो आपका √5 आंसर आएगा। याद रहे, इसी स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर करके गुना भाग करिए। हम आपको सलाह देंगे इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि सब टाइम टेकन होता है, जानते हुए प्रश्न छूट जाएगा। तो आप जैसे ये सब कैलकुलेटिव आए तो छोड़ दीजिए उस तरह के प्रश्न को, थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, जो बन रहा है पहले उसको बनाइए। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 5, 3x + ky + 15 = 0 का कोई हल नहीं होगा, यही है जी। तो कोई हल नहीं होगा ये दे रहा है, तो यह है a1, यह सॉरी, और यानी यह है b1, यह है c1, यह है फिर a2, यह है b2 और यह है c2। तो क्या होता है कोई हल नहीं का, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यही होता है ना, कोई नहीं हल है का हल। तो a1 तो यहाँ यानी क्या होता है, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 1 नीचे 3 बराबर b1/b2 कितना हो जाएगा, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का सॉरी a1/b1 का वैल्यू कितना है 2/k, यही हुआ ना जी। तो k बराबर कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर सी। एक समकोण त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं वाली रिजु रेखाओं का समीकरण x = y और y = 0 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण, तीसरा भुजा नहीं बनेगा। एक समकोण त्रिभुज के दो भुजा, मान लीजिए कि यही है, यह x है और x' है, यह y है y' है, तो x = y है। अगर हम x का वैल्यू जो भी रखते हैं ना, तो y का भी वैल्यू वही रखना पड़ेगा। यहाँ तो 0 है केंद्र बिंदु, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, इसे बढ़ते डॉट इन्फिनिटी तक। इसी तरह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत तक, -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। तो इसमें कुछ भी रखिए, हम x बराबर दोनों का x = y = 2 रखते हैं। देखिए y तो x 2 किसके, x = 2 तो यहीं पर ना जी, यहाँ पर y = 2, तो यहाँ पे एक बिंदु बना। तो इस बिंदु को जब हम मिला के गुजारते हैं तो यह कहाँ से गुजरती है, तो यह जो है मुख्य रूप से मूल बिंदु से गुजरती है। 0 मतलब मूल बिंदु हो गया ना, 0 से गुजरती है। और y = 0 दिए हैं, अगर y का वैल्यू 0 दिया है तो y का वैल्यू इस बार क्या दिया, 0 दिया है, तो तीसरी भुजा निरूपित ना, तीसरा भुजा नहीं बनना चाहिए। तो y का वैल्यू जब 0 दिया है तो एक भुजा बन गया, अगर आप कहीं से 0 1 लेंगे तीसरी भुजा बन जाएगा। तो आप क्या करिए, तो x का वैल्यू भी हम 0 ये ले लेते हैं, 0 लेते तो यही भुजा रहेगा ज्यों का त्यों, तो तीसरी भुजा तो बना नहीं, तो x = 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो इसको इस तरह से बनाइए, +10 वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना πr², स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इस तरह से +10 प्लस गुना प्लस 10 गुना 10/100, 10 कितना होगा 20, ई सुना कट गया, 20 जोड़े कितना हो गया 21%। अगला बी, एक लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि शंकु यही है ना जी, शंकु यही है, अर्ध शीर्ष कोण यह 30 डिग्री है, तो यह L है और यह R है और यह H है। तो अर्ध शीर्ष आयतन और त्रिज्यक पृष्ठ संख्यात्मक मान यदि 1:3 है आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है, तो मान लीजिए कि यही 30 डिग्री है, यही है ना जी, यही पूरा 30 डिग्री है, ये वाला वैल्यू, ये 30 डिग्री का मान दे दिया, अर्ध शीर्ष कोण कितना है 30 डिग्री का। तो L बराबर क्या होता है, √r² + h², यही होता है ना जी। तो इसमें मतलब 30 डिग्री तक tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री लंब बटा कर्ण, tan 30 सामने या न्यून कोण के सामने भुजा लंब होती है तो r/h हो जाएगा। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 = r/h, मतलब h बराबर क्या हो जाएगा √3r। अब इसके वैल्यू एगो r² है, ये h² है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और r का स्क्वायर कितना r², तो यहाँ कितना होगा 4r², 4 मतलब यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा 2r² का वर्गमूल कितना, 2r आपका निकल गया यहाँ से, मतलब l का वैल्यू निकल गया आपका, l का वैल्यू क्या हो गया, l का वैल्यू आपका निकल गया 2r। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h बटे शंकु का तिरछे क्षेत्रफल क्या होता है πrl, ये कितना 1/3, तो आधार की त्रिज्या मांग रहा है, निकल जाएगा, पाई कट गया, ठीक है ना जी। और l का वैल्यू दे दिया, r से एगो r इसका उड़ा दीजिए, और L का वैल्यू दिया हुआ, L का वैल्यू है 2r है, L का वैल्यू क्या है 2r है, ये ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 2r लिखेंगे ना, तो आप इसको मुख्य रूप से सॉल्व करिएगा तो 2/√3 एकक आएगा। अगला, यदि एक गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई की त्रिज्या क्रम से बराबर हो तो गोलार्ध और बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोलार्ध मतलब अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यही होता है ना जी। तो पाई कट गया, ठीक है, तो r² से r कट गया और h से, और यहाँ यानी ये h से क्या कट गया, तो यहाँ पे
यहाँ पे जो ऊंचाई और त्रिज्या बराबर बोल रहा है ना, तो एच को एच बराबर आर तो लिख सकते हैं, एच बराबर आर तो ये भी कट गया, तो 2/3 ही रहा, तो 2:3 होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक 5 भुजाओं के कोनों में प्रत्येक 172 डिग्री है तथा अन्य कोनों में प्रत्येक 160 डिग्री है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अन्य 5 दे दिया ना, मान लीजिए भुजाओं की संख्या आप मान के चलिए कि मुख्य रूप से भुजाओं की संख्या अगर हम x मान के चलते हैं तो 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है ना जी, तो अगर है प्रत्येक तो x है, x माइनस 5 कर दीजिए, वो है 160 डिग्री, यहाँ ना प्रत्येक 160 डिग्री है, और जोड़ 5 को कौन है जो कि 5 है, 5 172 डिग्री का है, यही ना जी, 172 डिग्री कर लीजिए। इसका क्या, x माइनस 2 का 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा फार्मूला को। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसको आप बनाइए। तो मुख्य रूप से यहाँ पे स्पेस कम है, 99 नंबर यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पे यानी एक ठोस गोलार्ध मतलब अर्धगोला का संख्यात्मक, गोला का आयतन कितना हो, 4/3 पाई, गोलार्ध अर्धगोला का आयतन, टर्म को पकड़िएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का आधा 2/3 हो जाएगा। और आयतन जो होता है ना अर्धगोला का गोला का आयतन क्या होता है, मतलब यानी अर्धगोला का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से अब इसका जो है ना उसकी त्रिज्या पूछा, ये कट गया, ये कट गया, तो उसके बाद ये आर 3 कटा, ये पूरा कट गया, तो इसको यानी 2r बराबर क्या हो गया, 3 3 9, r बराबर क्या, 9/2 का मतलब 4.1/2, ऑप्शन नंबर ए 4.1/2 है, याद रखिएगा। यदि x बराबर 2t, अगर अगला है 100 नंबर बना देते हैं, यानी क्या x बराबर 2t और y बराबर 2t, y का वैल्यू क्या है, 2t माइनस 1/3, x बराबर है y का, तो यदि x बराबर है किसका, y का, तो यानी x बराबर y है, तो y का वैल्यू इतना बराबर है x का वैल्यू है 2t के बराबर। तो यहाँ से आप t का मान निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना करके, तो 3 दूनी 6 निकालना पड़ेगा कि 6t बराबर 2t माइनस 1, मतलब 4t बराबर माइनस 1, t बराबर माइनस 1/4, ऑप्शन नंबर 20 दे रहा है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करा दिया गया। चलिए वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर करिए, दोस्तों को रिकमेंड करिए, ताकि हमें भी लगातार आपसे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराएं। चलिए मिलते हैं अगले अंक में इस नेक्स्ट सीरीज के साथ में, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने कमेंट और सुझाव देने के लिए आपका धन्यवाद।